हेलो फ्रेंड्स, दिस दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इंडिया और जर्मनी के रिलेशंस के बारे में इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रधानमंत्री मोदी जी अभी जर्मनी में उन्होंने विजिट पे करी है। इनफैक्ट ही इज इन अ विजिट फॉर थ्री नेशन टू यूरोप। आपका तो यूरोप पे तीन जो कंट्रीज हैं आपकी, जर्मनी हो गई, आपकी डेनमार्क हो गई एंड फ्रांस हो गई आपकी। तो ये तीन कंट्रीज में आप मोदी जी गए हैं, तो मैं अगेन इन कंट्रीज के रिलेशंस के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा इन अ 3C अप्रोच दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। तो मैं जर्मनी के बारे में बता दूंगा कि आपको जो विजिट हुई थी उसकी क्या ही की हाइलाइट्स थी, क्या की अनाउंसमेंट्स थी, क्या एमओयू साइन करे गए थे, एंड साथ में ब्रीफ ओवरव्यू दे दूंगा आपको इंडिया जर्मनी के रिलेशंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस द टॉपिक ऑफ इंडिया जर्मनी रिलेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रधानमंत्री मोदी जी's विजिट टू जर्मनी। सो फ्रेंड्स, आई एम दीपक सिंह एंड लेट्स डिस्कस द टॉपिक। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी आपका जर्मनी के जो चांसलर है उनके साथ आपके विजिट हुई थी उनकी, तो उनके साथ मीटिंग हुई थी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी मेट आपका जर्मन चांसलर ओलेफ स्कॉल्स। सो ये आपके हैं जर्मन चांसलर ओलेफ स्कॉल्स आपके। तो वैसे तो हमको आदत पड़ गई थी एंजेला मर्कल का नाम सुनने के लिए, द ग्रेट जर्मन लीडर आपका, जिन्होंने जर्मनी को बहुत टाइम तक आपका लीड करा है एज अ चांसलर आपका। तो चांसलर कहा जाता है जर्मनी के जो आपके वहां पे हेड होते हैं, जो वहां पे डील करते हैं, तो जर्मन चांसलर। तो ये है ओलेफ स्कॉल्स। तो ये भी अभी रिसेंटली इलेक्ट हुए थे आपका। तो इनकी आपकी मोदी जी आपके जर्मनी गए थे, वहां पे काफी विजिट हुई थी। और साथ में आपकी इन्होंने ही ऑल्सो को चेयर्ड द 6th एडिशन ऑफ द इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस इन बर्लिन आपका। तो इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस आपकी हुई थी जर्मनी की, आपकी 6th एडिशन हुआ था आपका। तो ये बर्लिन में आपका हुआ था। सो दिस वाज प्राइम मिनिस्टर मोदी फर्स्ट आईजी से विद चांसलर स्कॉल्स। तो चांसलर स्कॉल्स आपके जो ओलेफ स्कॉल्स आपके रिसेंटली अपॉइंट करे गए थे, तो उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी जी की पहली आईजीसी थी एंड वाज आल्सो द फर्स्ट सच गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कंसल्टेशंस ऑफ द न्यू जर्मन गवर्नमेंट। तो क्योंकि रिसेंटली आपके अपॉइंट करे गए थे, तो इस जर्मन गवर्नमेंट की आपकी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कंसल्टेशंस में पहली विजिट थी और इनकी पहली आईजीसी थी। इससे पहले जो आईजीसी हुई थी वो आपकी एंजेला मर्कल के साथ हुई थी। ये ध्यान रखना फ्रेंड्स कि अगर इंडिया जर्मनी के रिलेशंस आप मेंशन कर रहे हैं, आप प्रीलिम्स के लिए हो तो भी है, लेकिन अगर मेंस के लिए आप लिख रहे हैं तो विदाउट दिस टर्म इंडिया जर्मन इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस, तो इसके बिना आपका आंसर इनकम्प्लीट है आपका। So this government assumed office in the आपका दिसंबर लास्ट ईयर आपका। तो दिसंबर 2021 में आपका इन्होंने ऑफिस रिज्यूम करा था आपका। तो उसके बाद से जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कंसल्टेशन थी, क्योंकि कोरोना वायरस का फिर डर आ गया था, तो इस कंटेक्स्ट में ये विजिट हुई थी। तो अब इस विजिट में क्या हुआ था, तो पहले तो हम बात कर लेते हैं जो 6th इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस थी। सो दिस इज अ बाय एनियल आपका इवेंट है। अगेन कोरोना वायरस के चक्कर में ये जो इवेंट थी ये डिसरप्ट हो गई थी। सो ये बाय एनियल है आपका, यानी कि आपकी 2 साल में एक बार होता है। सो इट इज अ यूनिक डायलॉग फॉर्मेट दैट आल्सो सीज पार्टिसिपेशन ऑफ सेवरल मिनिस्टर्स फ्रॉम बोथ द साइड्स। अगर आपने इन दिनों में मोदी जी की फोटोज देखी होंगी जर्मनी की उनके विजिट पे, तो उन्होंने देखा होगा कि ये पूरे अपने मिनिस्टर्स का, कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इनके साथ गए थे, आपके फाइनेंस मिनिस्टर भी गई थी, तो वो पूरा डेलीगेशन गया था, तो उनके साथ गए थे आपके। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में मीटिंग होती है, बहुत सारे मिनिस्टर्स इंटरेक्ट करते हैं, तो एक वाइड रेंजिंग फोरम है आपका। तो ये बहुत यूनिक फोरम है। तो अगेन मोदी जी भी काफी उन्होंने खुश हुए, उन्होंने कहा इनकी पहली फॉरेन विजिट है दिस ईयर टू जर्मनी। तो अभी तक मोदी जी इस साल फॉरेन नहीं गए थे, तो उन्होंने कहा जर्मनी में जाके उनका जो फॉरेन विजिट का उनका स्टार्ट हुआ सिलसिला वो शुरू हुआ है। सो साथ में ही ऑल्सो इन्फॉर्म दैट जर्मनी हैज कमिटेड टू सपोर्ट ग्रीन ग्लोबल गोल प्लान्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया के जो भी ग्रीन ग्लोबल प्लान्स है, तो उसको सपोर्ट कर रहा है आपका आईएसए है या फिर और भी इनिशिएटिव्स है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जर्मनी उसको सपोर्ट कर रहा है। एंड जो जर्मनी के जो चांसलर है ओलेफ स्कॉल्स, ही इनवाइटेड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी फॉर G7 समिट टू बी हेल्ड इन जर्मनी। तो आपका वैसे तो G7 समिट की अगर हम बात करें, तो G7 समिट आपके हैं G7 कंट्रीज के अगर हम बारे में बात करें, तो बहुत अच्छा तरीका आपका वर्ल्ड को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो आप। अगर आप देखें कि ये आपका अमेरिका आ गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, तो नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया एंड एशिया हो गया। तो ये अगर हम इस टाइम पे डिवाइड कर लें आपका, तो नॉर्थ अमेरिका में आपका हो गया कनाडा एंड यूएसए। यूरोप में अगर हम, एशिया में अगर हम बात करें, तो एशिया में आपका आ जाता है जापान आ जाता है। तो ये ध्यान रखना कि ये इकलौती एशियन कंट्रीज हैं जो G7 में, क्योंकि G7 एक रिच कंट्रीज का क्लब है, पर इसमें एक कंट्री ऑड वन आउट है, उसके बारे में भी बात करते हैं। फिर अगर हम यूरोप की बात करें, आपका यूरोप की बात करें, तो आपके 3 मेजर कंट्रीज कौन सी आती हैं? यूके हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, पर एक और कंट्री है वो है इटली। तो इटली इस टाइम पे तो वैसे स्ट्रांग नहीं है कंट्रीज, इनफैक्ट जो
2008 का रिसेशन हुआ था, उसमें एक टर्म कॉइन करी गई थी पिग्स इकोनॉमी। तो पिग्स में आपका स्टैंड करता है आपका पोर्चुगल, इटली, ग्रीस और स्पेन। तो इटली में तो यानी कि बहुत आपका डिक्लाइन हुआ था, इतना ज्यादा रिसेशन हुआ था, पर उसके बावजूद भी, क्योंकि हिस्टोरिकली इटली आपका काफी एक रिच कंट्री था, अभी भी अच्छी कंट्री है, पर कैपिटा इनकम काफी अच्छा है, बट ओवरऑल अभी इस टाइम पे इतना स्ट्रांग नहीं रहा। पर स्टिल इन स्पाइट ऑफ दैट, क्योंकि G7 कंट्रीज का ग्रुप आपका 1970s में आपका बना था। ये ध्यान रखना कि ये G7 है, एक टाइम पे आपका रशिया भी इसमें ऐड था, एंड दैट लेड टू आपका G8 बना था आपका। ये जो एक था वो रशिया था, तो इसकी वजह से G8 बना था आपका। तो ये आपका G7 कंट्रीज है। तो मोदी जी ने को भी इनवाइट करा गया है G7 कंट्रीज में। पहले भी आपकी G7 समिट हुई थी, आई थिंक फ्रांस के टाइम पे भी वहां पे इनवाइट करा गया था मोदी जी को। तो इस साल भी इनवाइट करा गया है, फ्रांस की जब प्रीमियरशिप में आपकी लीडरशिप में हुई थी G7 समिट, उस टाइम पे इंडिया को भी इन्वाइट करा गया था आई थिंक। तो अब जर्मनी भी इन्वाइट करा है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। साथ में कुछ बहुत सारे एग्रीमेंट भी आपके साइन करे गए थे, बहुत अनाउंसमेंट्स भी करी गई थी, डिक्लेरेशन आपके अनाउंस करे गए थे, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो JDI मतलब जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट आपके हुए थे। सो कौन कौन से इंडिया जर्मनी IG से हुआ था, तो 6 नंबर पे, तो उसमें कौन कौन से एग्रीमेंट्स अनाउंस साइन करे गए थे, अनाउंसमेंट्स करी गई थी, डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट साइन करे गए थे। एक तो हो गया आपका जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन एग्रो इकोलॉजी, आपका एग्रो इकोलॉजी, तो इसको ब्रेक कर दे, एग्रो और इकोलॉजी। तो एग्रो इकोलॉजी पे आपका साइन करा गया था। एक और चीज फ्रेंड्स मैं कहना चाहूंगा कि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि मतलब आपके कि कौन सा MOU कौन सी कंट्री के साथ साइन करा गया है, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं पास्ट में रीसेंट प्रीलिम्स में ही, तो दोबारा से रिपीट हो सकते हैं, तो प्लीज डोंट मिस इट। जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन एग्रो इकोलॉजी, JDI ऑन फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन, जो अब मोदी जी ने बोला था कि ग्लोबल ग्रीन गोल्स हैं जो आपके। अभी मोदी जी फिर उसके बाद डेनमार्क गए थे, डेनमार्क में भी वहां पे आपका काफी सारे पॉइंट्स पे उन्होंने मोदी जी ने रेस करा था कि देखो हमारी जो ग्रीन इनिशिएटिव्स है उसमें डेनमार्क बहुत सपोर्ट कर रहा है, वैसे भी नॉर्डिक कंट्रीज आपकी इसमें सपोर्ट करती रहती हैं। तो एग्रो इकोलॉजी हो गया, फॉरेस्ट लैंड रिस्टोरेशन आपका उस पर भी फोकस कर रहे हैं। तो इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज का आपका एनवायरमेंट पे काफी फोकस है, फ्रांस के साथ क्लाइमेट चेंज, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट ही वहां पे कंक्लूड करा गया था, तो ये सब हो गया। तो एग्रो इकोलॉजी हो गया आपका। अगर इस पर दोबारा से अगर बात करें, एग्रो इकोलॉजी, फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन, ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स, आपके हाइड्रोजन भी बहुत टाइप के होते हैं, ग्रीन होता है आपका, ब्राउन भी होता है, तो ये आपका ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स, JDI जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट्स इन थर्ड कंट्रीज आपका। तो यानी कि आपका तीसरी कंट्रीज में आपका ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट्स इन थर्ड कंट्री, तो इंडिया और जर्मनी मिलकर दूसरी कंट्रीज में आपका कुछ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेंगी। तो ये आपका पॉइंट हो गया आपका। इंडिया जर्मन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रिगार्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप आपका, ये भी आपका पॉइंट हो गया, रिन्यूएबल पे भी आपका। तो आपका ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, फॉरेस्ट लैंडस्केप हो गया, आपका एग्रो इकोलॉजी हो गया, रिन्यूएबल हो गया। देन आपका जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन द इनिशियलिंग ऑफ द एग्रीमेंट ऑन अ कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप। कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के कंटेक्स्ट में आपका, कि किस तरीके से इंश्योर करना कि अर्बन एरियाज में आपका माइग्रेशन होता है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, मोबिलिटी पार्टनरशिप। देन JDI on continuation of cooperation in the field of advanced training of corporate executives and junior executives from India। तो यानी कि जो भी आपके इंडिया के एग्जीक्यूटिव्स हैं, आपके कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं इंडिया के, तो उनकी वहां पे जर्मनी में ट्रेनिंग होगी। तो इस कंटेक्स्ट में भी आपका ये एक एग्रीमेंट उन्होंने साइन करा। तो पहले भी ट्रेनिंग होती थी, अब उसको कंटिन्यू करेंगे, ट्रेनिंग ऑफ कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम इंडिया आपका। देन साथ में एक और भी इन्होंने एग्रीमेंट साइन करा गया है बड़ा सा, JDI ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन एग्रीमेंट ऑन द एक्सचेंज एंड म्यूचुअल प्रोटेक्शन ऑफ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन एंड ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एग्रीमेंट टू एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट इंक्रिप्टेड कनेक्शन बिटवीन MEA एंड जर्मन फॉरेस्ट ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो अगर इसको मैं बड़े लंबा सा सेंटेंस है, इसको छोटे में समराइज करूं तो एक एग्रीमेंट साइन करा है कि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को भी शेयर करना है आपस में इंक्रिप्टेड, डायरेक्ट इंक्रिप्टेड कनेक्शन में। तो इस तरीके से इंश्योर करना है कि अगर इंडिया और जर्मनी को कुछ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो वो डायरेक्टली एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, एंड दैट टू एन इंक्रिप्टेड फॉर्म, तो तीसरी कंट्रीज उसको आपको डिक्रिप्ट ना कर पाए आपका। साथ में JDI ऑन ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप आपका, तो ग्रीन एंड सस्टेनेबल पार्टनरशिप पे आपका जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट इंटेंट आपका साइन करा गया था। सो ये जो पार्टनरशिप है, इट एनविसेजेस
a whole of government approach to India German cooperation on sustainable development goals and climate change आपका, under which Germany has agreed to make an advance commitment of 10 billion euros of new and additional development assistance until 2030. तो इसका मतलब यही है कि जो ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप है, वैसे भी डेवलपमेंट असिस्टेंस काफी प्रोवाइड करती है जर्मनी, काफी सारा पैसा देती है इंडिया को फॉर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स। और इंडिया और बाकी सारी जो आपकी सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज है, आपकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उसमें आपका इंडिया ये भी कहता है कि चलो यार जो डेवलप कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज है, वो पैसा नहीं देती, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करती टू इंश्योर टू ट्रांजिशन टू ग्रीन एनर्जी आपका। तो उसमें जर्मनी ने कहा है कोई बात नहीं, हम आपको 10 बिलियन यूरो देंगे आपको डेवलपमेंट असिस्टेंस अल्टिल 2030, ताकि इंडिया आपका ग्रीन एनर्जी पे, आपका कार्बन से आपका दूर हो जाए और ग्रीन एनर्जी की तरफ फोकस करे। तो 10 बिलियन यूरोस देगी आपका। It will also create a ministerial mechanism within the framework of IGC to provide high level coordination and political direction to the partnership. तो एक तो अगर हो गया हम ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप की बात करें तो 10 बिलियन यूरो तो देगी ही जर्मनी आपका इंडिया को, साथ में एक मिनिस्टीरियल लेवल मैकेनिज्म भी होगा। तो ये आपके जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट्स थे, काफी आपके साइन करे गए हैं। अगर हम देखें तो ये आपके एग्रीमेंट्स, एक बार अगर हम रिवाइज कर ले इसको, तो इसके जो एग्रीमेंट्स हैं अगेन एज यू कैन सी, एग्रो इकोलॉजी, फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन, ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स, ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन थर्ड कंट्रीज, रिन्यूएबल एनर्जी, मोबिलिटी पार्टनरशिप, ट्रेनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफ इंडिया, देन आपका क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन पे है, एंड लास्ट आपका हो गया ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप, जिसमें जर्मनी 10 बिलियन यूरोज इंडिया को देगी आपको बाय 2030 आपका। अब एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं इंडिया जर्मनी टाइज के बारे में, एक बार ये भी हल्का सा देख लेते हैं क्या है। तो अगेन पहले तो जर्मनी की लोकेशन इंपॉर्टेंट है आपका, ये रहा बर्लिन आपका यहाँ पे जर्मनी, ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं आपका। चेक हो गया आपका, चेक रिपब्लिक हो गया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, लग्जमबर्ग आपका, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, फ्रांस, ये सब कंट्रीज हैं इसकी जर्मनी की नेबर कंट्रीज हैं आपका। ये डेनमार्क हो गया, तो आप देख सकते हैं कि फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया और डेनमार्क हो गया, यहां से ऐसे मोदी जी निकल जाएंगे आप, या फिर ये कहेंगे कि जर्मनी हो गया फिर आ गया, फिर रिटर्न करते करते फ्रांस से चले जाएंगे आपका। और ये बाल्टिक सी हो गई आपकी। तो ये आपकी लोकेशन है। और अगर आपको थोड़ी सी वर्ल्ड हिस्ट्री आती हो, आपको याद हो, तो जर्मनी का वैसे वर्ल्ड वॉर के बाद ही आपका ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी में डिवाइड हो गया था, कि ईस्ट जर्मनी था वो कम्युनिस्ट था आपका, एंड ये आपका वेस्ट जर्मनी है आपका। तो और ये आपका बर्लिन है, बर्लिन आपका भी वैसे तो आपका ईस्ट जर्मनी में फॉल करता था, पर दोनों के बीच में डिवाइड हो गया था बर्लिन भी, बिटवीन ईस्ट बर्लिन एंड वेस्ट बर्लिन आपका। तो ये बर्लिन वॉल एक क्रिएट करी गई थी, तो उसको तोड़ दिया गया था। 1990 में आपकी यूनिफिकेशन हो गई थी जर्मनी की। अगर इंडिया और जर्मनी का वैसे कनेक्शन देखे, वैसे तो बहुत डिटेल में है, अगर शॉर्ट में आपको बताऊं तो कार्ल मार्क्स करके एक जर्मन फिलोसफर थे, उनको वैसे अपने व्यूज के चक्कर में जर्मनी से एग्जाइल कर दिया गया था, फिर वो यूके चले गए थे। बहुत ही फेमस आपके फिलोसफर, इकोनॉमिस्ट, आपके सोशियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने जो मेजर आपका कम्युनिज्म के फादर जिनको कहा जाता है, तो ही रोट द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड आपका दास कैपिटल। और इन्हीं के इन्फ्लुएंस के चक्कर में कार्ल मार्क्स ने से मार्क्सिज्म शुरू हुआ, मार्क्सिज्म से लेनिनिज्म आया, फिर उन दोनों से इन्फ्लुएंस होकर माओइज्म आ गया। तो इंडिया में जो भी लेफ्ट मूवमेंट है वी अल्टीमेटली ओ इट टू कार्ल मार्क्स आपका। तो जो काफी आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो, या फिर आपका डेमोक्रेसी के अंदर आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, पॉलिटिकल पार्टीज हो, सो दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द जर्मन कार्ल मार्क्स आपका। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, अगर हम वर्ल्ड वॉर 1 में भी देखें तो एक बर्लिन कमेटी आपकी फॉर्म करी गई थी, विच वाज आल्सो नोन एज इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी। सो 1914 में फॉर्म करी गई थी, एंड इसका ये बहुत एक हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी का आपका पार्ट था। ये कमेटी आपकी फॉर्म करी गई थी 1914 में, विच वाज लेटर नोन एज इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी। तो इसके मेंबर्स थे आपके वीरेंद्र नाथ आपका चट्टोपाध्याय आपका, तो काफी सारे इसके लोग थे। हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी में इसका रोल था बर्लिन कमेटी का, जैसे इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी भी कहा जाता है, 1914 में फॉर्म हुई थी। फिर हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी वही थी कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे कैसे जर्मनी आपका इंडिया में इंडिपेंडेंस को सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि जर्मनी आपका यूके से अगेंस्ट लड़ रहा था। तो वहां पे जो इंडियंस थे, तो उन्होंने सोचा, आपका जो कुछ इंडियंस आपके यूरोप में और आपका अमेरिका में भी थे, उन्होंने सोचा कि चलो जर्मनी की हेल्प से इंडिया को आजाद कराया जाए। तो ये कुछ अटेम्प्ट्स करे गए थे 1914-17 में, जिसमें एक हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी था। तो अगेन ऑब्जेक्टिव वही था कि चलो जर्मनी के असिस्टेंस से करा जाएगा। इसमें गदर पार्टी भी इन्वॉल्व हो गई थी, बट यूके को पता चल गया था आपको पहले से ही, आपका जर्मनी को, वो इंग्लैंड को, यूके को पता चल गया था। तो इसी वजह से फरवरी 1915 में 1915 में प्लान करा गया था, पर वहां पे जर्मनी को यूके को पता चल गया था, एंड उन्होंने आपको
इस हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी को रिबेल कर दिया गया था। साथ में वर्ल्ड वॉर 2 में अगर हम देखें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, तो अगेन नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपका 41 के अराउंड आपका इंडिया छोड़ गया था, फिर वो अफगानिस्तान से होते हुए आपका जर्मनी पहुंच गए थे, नाजी जर्मनी। हिटलर से भी इनकी मीटिंग हुई थी, बहुत ही एक आइकॉनिक मूवमेंट थी। तो पहले प्लान था कि जो भी इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे आपके जर्मनी में, नेताजी उनके सपोर्ट से आपका यूके से लड़ेंगे, पर फिर हिटलर ने भी कहा कि मैं आपको असिस्ट कर देता हूं, अभी तो इस टाइम पे प्लान नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि आप जर्मनी की जगह आप वहां पे ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया की तरफ आप जाइए, वहां पे जापानीज ऑक्यूपेशन है एंड जापान की मदद से। तो हिटलर प्रोवाइडेड द सबमरीन टू नेताजी टू गो टू आपका वहां पे ईस्ट एशिया में आप जाइए, तो वहां पे जापान की मदद से नेताजी ने आजाद हिंद फौज आपकी बनाई, प्रिजनर्स ऑफ फौज जो थे, एंड फिर आपका ब्रिटिश इंडिया पे ब्रिटिश के अगेंस्ट अटैक करा था आपका। तो ये आपका वहां पे भी जर्मनी का सपोर्ट है आपका, मैंने आपको बताया था। साथ में अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब सारे कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ना कुछ बोरो करा था। जैसे आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो तो चलो यूके का ही आपका बनाया था, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे बना था, उससे काफी सारे एलिमेंट्स बोरो करे थे। फिर आपका कुछ आपके कंसेप्ट्स हो गए लिबर्टी वगैरह के, वो फ्रांस से बोरो कर ली। आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, रशिया से आई थिंक बोरो कर ली थी। तो जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से, या फिर उसको वेमार कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता था उस टाइम पे, तो वहां से क्या बोरो करा, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी आपका। तो इमरजेंसी के टाइम पे ये ध्यान रख सकते हैं कि इमरजेंसी को सप्रेस के दौरान आपके फंडामेंटल राइट्स को सप्रेस करना तो हिटलर ही कर सकता था, तो वो उन्होंने इंडिया ने जर्मनी से बोरो करा था ये। साथ में आपका इमीडिएटली आपका वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी रिलेशंस थोड़े नॉर्मली रहे थे आपके, लेकिन कुछ ज्यादा इंप्रूव नहीं हुए थे। ऑल्दो डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टार्ट हो गए थे, पर ज्यादा इंप्रूव नहीं हुए। जर्मनी और जैसे आपका हुआ था कि 1971 वॉर हुई थी, वहां पे उस कंटेक्स्ट में भी इंडिया के एक्शंस पे क्वेश्चन करा गया था। फिर इंडिया ने पोखरण 1 टेस्ट करा था 1974 में, तो इस कंटेक्स्ट में भी काफी सारे, और खासकर जब गोवा को लिबरेट करा गया था पोर्चुगीज रूल से, तो इस वजह से जर्मनी ने कंडेम करा था। बट ग्रेजुअली आपके रिलेशंस इंप्रूव होने लग गए आपके, इंडिया ने फिर आपका जब लिबरलाइजेशन हुई तो उनमें जर्मनी की भी जरूरत थी, तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 2001 से बन गए थे। एंड आपका 2001 में इंडिया एंड जर्मन बिकेम स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स। एंड जो इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन है जिसका 6th मीटिंग हुई है आपकी, वो मैकेनिज्म आपका 2011 में शुरू हो गया था। ठीक है, तो ये आपके इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, आपके रेगुलर लेवल पे हाई लेवल विजिट होती रहती है। आईजीसी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। सो जर्मनी होल्ड्स दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव विद ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ स्टेट्स सच एज आपका स्पेन, टर्की, ब्राजील एंड चाइना। ऐसी बहुत लिमिटेड कंट्रीज है जिसके साथ जर्मनी इतना इलैबोरेट आपकी कंसल्टेशन होल्ड करती है, तो इंडिया उसमें से कुछ गिनी चीनी कंट्रीज में से आपका, तो इसमें से कंट्री आपके करती है। तो ये स्पेन, टर्की, ब्राजील, चाइना एंड इंडिया के साथ भी आपका आईजीसी, इंडो जर्मन इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन आपकी करती है। तो इकोनॉमिक टाइज के बारे में अगर देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रीज में अगर देखा जाए, फ्रांस के साथ हमारे स्ट्रैटेजिक रिलेशंस है, स्पेस हो गया, न्यूक्लियर हो गया, फिर आपका हो गया डिफेंस मैकेनिज्म हो गया, तो उस पर फोकस है। यूके के साथ इन जनरल वैसे इकोनॉमिक टाइज भी ठीक है और ओवरऑल डिफेंस भी है, पर जर्मनी के साथ हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है इकोनॉमिक एस्पेक्ट में। इनफैक्ट यूरोप में जर्मनी के साथ हमारा सबसे बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है, क्योंकि जर्मनी इकोनॉमिक पावर हाउस है। इनफैक्ट जर्मनी की आपकी इकोनॉमी देखें तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग देखें तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जर्मनी बहुत ज्यादा फेमस है। इनफैक्ट जर्मन कार्स आपकी बहुत ज्यादा फेमस है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की अगर हम बात करें, फेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखें तो फर्स्ट था, तो फोर्थ आपका आता है जिसमें 7 टेक्नोलॉजीज, क्लाउड कंप्यूटिंग आता है। तो अगर इंडिया को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 पे फोकस करना है तो जर्मनी की जरूरत है ही आपकी। ट्रेड में मैंने बताया कि जर्मनी इज इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन यूरोप, एंड एफडीआई भी आपकी अच्छी खासी आती रहती है आपकी। अगर हम देखें इस टाइम पे जो भी सारे आपके लग्जरियस आपके कार ब्रांड्स आपके हो गए, ऑडी हो गई, मर्सिडीज हो गए, बीएमडब्ल्यू हो गया, पोर्शे हो गया, फॉक्सवैगन हो गया आपका, ओपेल हो गया आपका, तो ये जो मेजर आपके ब्रांड्स हैं ये सारे जर्मन है। तो आप देख सकते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग कितनी ज्यादा है। साथ में एफडीआई भी अच्छी खासी जर्मनी करता रहता है इंडिया में, और इंडिया भी थोड़ी बहुत एफडीआई कर ही देता है आपका। साथ में एक और है मेक इन इंडिया मित्तलस्टैंड इनिशिएटिव आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेक इन इंडिया मित्तलस्टैंड। तो ये क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में, किस कंट्री के साथ है। तो ये जो आपका इनिशिएटिव है तो ये जर्मनी के साथ है। इट इज अ मार्केट एंट्री सपोर्ट प्रोग्राम for German Mittelstand and family-owned business, and it is implemented by Embassy of India Berlin to support high potential Mittelstand company. तो Mittelstand company होते ही क्या है? तो Mittelstand का मतलब होता है it refers to a group of stable business enterprises in Germany, Australia, Switzerland that have been successful in enduring economic change and turbulence. तो ये ध्यान रखना, मेक इन इंडिया Mittelstand, ये आपकी जो
एम्बेसी है आपकी, एम्बेसी ऑफ इंडिया इन बर्लिन है, वो इसे इंप्लीमेंट करती है। और मित्तलस्टैंड का मतलब ये होता है कि ऐसी कंपनीज जो कोई भी रिसेशन आए वो सक्सेसफुल रही हैं, तो इंडिया ने ये आपका इनिशिएटिव लिया है। एफटीए के बारे में भी बात चल रही है, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में जर्मनी बहुत सपोर्ट कर रहा है, जैसे मैसूर बैंगलोर चेन्नई हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट है आपका, तो वो जर्मनी के आपकी डेवलपमेंट से आपकी सपोर्ट से हो रहा है। साथ में रिन्यूएबल्स में, विंड एनर्जी में जर्मनी बहुत ज्यादा आपका एडवांस्ड है, तो उस पर फोकस कर रहा है। एंड अगर मल्टीलेटरल कोऑपरेशन अगर हम देखें, अगर कि बायलेटरल लेवल पे तो नहीं, मल्टीलेटरल लेवल पे देखें, तो जर्मनी और इंडिया काफी एरियाज में कोलैबोरेट कर रहा है। जैसे सबसे जो प्रोमिनेंट एग्जांपल है वो है आपका G4 कंट्रीज। G4 वो कंट्रीज हैं जो क्लेम कर रही हैं कि हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जब रिफॉर्म होगा, उसको एक्सपैंड करा जाएगा और उसके परमानेंट मेंबर्स नए ऐड करे जाएंगे, तो उसमें हमारा नाम होगा। तो उसमें आपके G4 कंट्रीज में आपकी कौन सी आ जाती हैं? ब्राजील आ जाता है आपका, जर्मनी आता है आपका, जापान आ जाता है आपका, एंड आपका और इंडिया आ जाता है आपका। तो ये आपकी जो आती है ब्राजील, जापान, जर्मनी एंड इंडिया, ये सारी आपकी कंट्रीज आ जाती हैं आपकी। साथ में जब जर्मनी आपका न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का आपका चेयरमैन था, तभी उस टाइम पे इंडिया को एनएसजी वेवर मिला था। जर्मनी आपका इंडिया के जो नए आपके ग्लोबल बॉडीज हैं, आपके इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, CDRI है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भी जर्मनी पार्ट है। साथ में अगर कल्चर की बात करें तो इंडिया में आयुष सिस्टम है, तो उसमें आयुष जो है वैसे जो एक्सटेंड करता है वो होम्योपैथी से। सो इट इज एन ऑल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम दैट वाज डेवलप्ड बाय अ जर्मन इन 18th सेंचुरी बाय द नेम ऑफ सैमुअल हैनेमन आपका, तो उसी ने आपका आयुष सिस्टम आपका डेवलप करा था आपका। एंड साथ में जो मैक्स मिलर है वो एक इंडोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने आपका ट्रांसलेट करा था उपनिषद को, आपको ट्रांसलेट करा था इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करके उपनिषद वगैरह पब्लिश करे थे। तो मैक्स मिलर के ऊपर दिल्ली में रोड्स भी हैं, तो उन्होंने इंडोलॉजिस्ट थे जिनको इंडियन स्क्रिप्चर्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो ये कल्चरल कनेक्ट है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा ब्रीफ लेक्चर और इंडिया जर्मन रिलेशन, जिसमें मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो जर्मनी में विजिट हुई थी उसके बारे में मैंने पॉइंट्स बताए, साथ में एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया, बहुत जल्दी से मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया, एनालिसिस नहीं बताया कि क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है। नेगेटिव में सिर्फ एक ये है कि लैंग्वेज बैरियर है इंडिया और जर्मनी में, कि काफी कम इंडियंस को आपकी जर्मन लैंग्वेज आती है। इंग्लिश तो आती है, तो इसलिए यूके के साथ ज्यादा आपका कनेक्ट है। फ्रांस भी थोड़ी बहुत लोग सीख लेते हैं, फ्रेंच भी सीख लेते हैं, पर जर्मन थोड़ी कम लोगों को आती है। रेशियल सुपीरियरिटी एक और है, जर्मन्स भी कहते हैं कि हम आर्यन रेस हैं, सब कुछ है, वो कभी कभार आपका नाजिज्म वाली फिलोसफी आ जाती है। ये कुछ आपके छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, बट ओवरऑल रिलेशंस आपके स्मूथ है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा लेक्चर इंडिया जर्मन रिलेशंस एंड इंडिया आपकी मोदी जी विजिट्स टू आपका जर्मन, जो मोदी जी विजिट टू फ्रांस एंड आपका वहां पे आपका डेनमार्क है, उसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस लेक्चर देन डू प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, YouTube, and these are our contacts today: 93190580 and info@aqbias.com. If you have any query, then please feel free to connect with us. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.